नमस्कार दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2023। 12 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है उसे वापस ले लेता है। किस-किस पार्टी से वापस लेता है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लेता है इलेक्शन कमीशन। तो वर्तमान में कितने पार्टियाँ हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है? तो 6 पार्टियों को वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है? तो 3 आधार पर दिया जाता है। पहला तो है लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वोट मिला हो या इसी में प्लस 4% उसे सीट मिला हो। फिर से बोलते हैं, लोकसभा के चुनाव में जो है उसे न्यूनतम 6% वोट मिलता हो और साथ ही उसे 4 गो आपके लोकसभा के सीट मिलता है, तो कोई भी पार्टी को आपके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है? अगर लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीत जाता है, तो भी किसी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा या 4 राज्यों में जो है राज्य पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को मिल जाता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 पॉइंट लिखा है, 3 पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट को कोई पार्टी फॉलो करता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। जो आम आदमी पार्टी है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया गया है? तो जो आम आदमी पार्टी है, उसे 4 राज्यों में जो है राजकीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। राजकीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 4 राज्यों में 6% वोट, ठीक है? 6% वोट और आपको याद रखना है 2 आपके सीट चाहिए। 6% तो वोट चाहिए ही चाहिए और आपको 2 गो आपको विधानसभा का सीट भी चाहिए, टोटल 4 राज्यों में, ठीक है? इसमें अगर मान लीजिए कि कोई बिहार है, ठीक है? यहाँ बिहार है। बिहार में कोई पार्टी चुनाव आके लड़ता है, एक पार्टी चुनाव आके लड़ता है, मानिए आम आदमी पार्टी आके चुनाव लड़ता है यहाँ पर, ठीक है? और उसे 6% वोट मिलता है, उसे 6% वोट मिलता है। साथ ही साथ उसे जो है 2 सीट मिल जाता है, ठीक है? उसे 2 सीट मिल जाता है, तो जो आपके आम आदमी पार्टी है, इसे बिहार में राजकीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने जो है 4 राज्यों में राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। किस-किस राज्यों में प्राप्त किया था? तो पंजाब, दिल्ली, गोवा और गुजरात में इन चारों राज्यों में जो है आम आदमी पार्टी को राज्य का पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो इसी आधार पर जो है आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन-कौन राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो आम आदमी पार्टी पहला है, दूसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 5वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नेशनल नेशनल पीपुल्स पार्टी इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, 6 आपके राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, चुनाव आयोग इसका ज़िक्र जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ज़िक्र जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में ज़िक्र किया गया है। जो आम आदमी पार्टी इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है पंजाब में सॉरी इसे राजकीय पार्टी का दर्जा दिया गया है पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में और गोवा में, ठीक है? ये 4 राज्यों में जो है आम आदमी पार्टी को राजकीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। इसी आधार पर आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। उसके बाद देखिए साढ़े 82 डिग्री जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। साथ ही आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कर्क रेखा और जो टाइम ज़ोन है, दोनों आपस में किस राज्य में काटता है? तो यहाँ पर देखिए जो मैप में तो हमें छत्तीसगढ़ दिख रहा है, इसे आप लोग चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है? मैप में तो हमें छत्तीसगढ़ दिख रहा है, लेकिन एक बार आप लोग इसे
चेक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण, डोगरी एडिशन का पहला वर्जन किसके द्वारा जारी किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारतीय संविधान के जो डोगरी एडिशन है, उसका पहला संस्करण, पहला वर्जन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किरण रिजिजू के द्वारा जारी किया गया है। किरण रिजिजू के द्वारा जारी किया गया है। कहाँ पर जारी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के जम्मू विश्वविद्यालय में जारी किया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय में जारी किया गया है। जो किरण रिजिजू हैं, ये क्या हैं? तो केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो डोगरी भाषा है, उत्तर भारत राज्य जम्मू और कश्मीर में बोले जाने वाली एक भाषा है। इसे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप समझिएगा कि भारत के संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? तो भारत के संविधान में शुरुआत में आपके 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में हमारे संविधान में आपके 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका मतलब है कि 4 अनुसूचियों को हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो जो भाषा है किस अनुसूची में है? तो भाषा आपके 8वीं अनुसूची में है। हमारे मूल संविधान में जो है 8 भाषाएँ थी। कौन-कौन भाषा थी? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया थी। लेकिन 8 भाषा को जो है हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो कब-कब जोड़ा गया है? ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला जोड़ा गया था 1967 में। 1967 में जो है 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद है कि 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। उसके बाद है 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से मैथिली, डोगरी, डोगरी, बोडो, संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है? संथाली को जोड़ा गया था। उसके बाद आपको याद रखना है जो 9वां अनुसूची है, इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 1951 में पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है? उसके बाद है दल-बदल, जो 10वां अनुसूची है उसमें क्या है? दल-बदल है। इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे जो है 1985 में जोड़ा गया था। आपको याद रखना है 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद है कि 11वां अनुसूची, जो 11वां अनुसूची है इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे जो है 1973 में, सॉरी 1993 में, ठीक है? इसे जो है 1993, कहीं-कहीं पर आपको मिलेगा 1992। तो आपको याद रखना है कि 1992 में जो है, ये आपके कानून तो बन गया था लेकिन लागू हुआ था 1993 में। तो 11वां जो अनुसूची है, ये कब लागू होता है? तो 1993 में लागू होता है और इसे जो है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद है 12वां अनुसूची, ये नगर निगम से संबंधित है। जो 11वां है पंचायती राज से संबंधित है। तो जो आपके 12वां अनुसूची नगर निगम से संबंधित है, इसे 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? तो 1992 में आपके कानून बनता है, लागू कब होता है? 1993 में, ठीक है? इस बात को दोनों याद रखिएगा। उसके बाद पीछे आपका है कि जो मनोज सिन्हा, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में टीएन रीच पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? जो टीएन रीच है, इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है तमिलनाडु राज्य में किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया नहीं, इसे लिख लीजिएगा। इसका जो शुभारंभ है तमिलनाडु राज्य में किया गया है टीएन रीच का। टीएन रीच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। यहाँ पर समझिएगा कि जो तमिलनाडु राज्य में जो है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। किस माध्यम से? तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। इसीलिए जो है टीएन रीच पहल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, फिर से बोलते हैं। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से तमिलनाडु में। तो इसीलिए जो है टीएन रीच पहल का शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है? यहाँ पर तमिलनाडु ऑप्शन में लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। तमिलनाडु के बारे में देख लीजिए, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, राज्यपाल आर.एन. रवि हैं, राजधानी चेन्नई है, लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट है, विधानसभा में 234 सीट है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में बनाया गया है। अपने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर में खोला गया है, जो तमिलनाडु में है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में खोला गया है। तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि 11 अप्रैल 2023 को ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, इसे आप लोग जानते हैं ज्योतिबा राव फुले, ठीक है। तो ज्योतिबा राव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है 11 अप्रैल 2023 को? तो आपको ध्यान रखना है 196वीं जयंती मनाई गई, 196वीं जयंती मनाई गई है ज्योतिबा राव फुले का। इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म पुणे में होता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है 1890 में होता है। ज्योतिबा फुले के बारे में आपको याद रखना है कि ये भारतीय विचारक और समाज सुधारक थे। इनके द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, जो आपके एग्जाम में सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया है, गुलामगिरी बुक, जो फेमस बुक है, इसे नोट कीजिएगा। गुलामगिरी बुक किसका है? तो ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी बुक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो है महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन खड़ा किया गया था। इनके द्वारा जो उस जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ जो है एक आंदोलन खड़ा किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन-कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो एमपी के गोंड पेंटिंग, ग्वालियर के हस्त निर्मित कालीन, डिंडोरी के लौह शिल्प, इन सभी को जो है मध्य प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है जबलपुर के पत्थर शिल्प, उज्जैन के वाटिक प्रिंट्स, भेड़घाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट का वारासिवनिक साड़ी, सीहोर और विदेशिया जिला में उगाई जाने वाली सरबती गेहूं, रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश को, ठीक है। इन सभी का जीआई टैग जो है मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो जीआई टैग है 1999 के एक्ट के माध्यम से दिया जाता है। 1999 के एक्ट के माध्यम से जो है जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग जो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, 2004-5 में दिया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो वुड कार्विंग है, इसे जीआई टैग दिया गया है, लद्दाख को जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर केसर, बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को जीआई टैग दिया गया है कश्मीर केसर और बसोहली पेंटिंग को। उसके बाद कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है, तो यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। मिर्ची चावल, मधुबनी मखाना को जीआई टैग बिहार को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बनारसी पान, लंगड़ा आम, आदम चीनी, रामनगर भंटा, ये बैगन है, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखिए सुंदरजा आम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है सुंदरजा आम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ पर किया है? जो प्रस्थान अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि नौसेना का अभ्यास था, नौसेना का अभ्यास है और इसका आयोजन आपके मुंबई में होता है। और इसका जो आपके अभ्यास है किस लिए होता है? तो तेल रिसाव को रोकने के लिए, आग से रक्षा के लिए, आग से रक्षा के लिए जो आपके नाव होता है, उन सभी को जो है आग से रक्षा के लिए ये अभ्यास किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है कि जो प्रस्थान अभ्यास है, अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था और ये नौसेना का अभ्यास था, भारतीय नौसेना का अभ्यास था। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। आईपीएल में जो है सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो डेविड वार्नर हैं, ठीक है, डेविड वार्नर हैं। इनके द्वारा जो है 165 पारियों में जो है 165 पारियों में जो है 6000 रन बनाया गया है डेविड वार्नर के द्वारा। जबकि शिखर धवन के द्वारा जो शिखर धवन है, इनके द्वारा 199 मैच में जो है 199 मैच में जो है 6000 रन बनाया गया था शिखर धवन के द्वारा। उसके बाद है विराट कोहली, इनके द्वारा 188 मैच में जो है 6000 रन बनाया गया था विराट कोहली जी के द्वारा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद समझिए आईपीएल के बारे में। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, इसका लीग फुल फॉर्म होता है। इंडियन प्रीमियर लीग आपके फुल फॉर्म होता है। और आईपीएल की शुरुआत जो है 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती है। और जब पहली बार आईपीएल हुआ था 2008 में, तो विजेता कौन रहा था? तो राजस्थान रॉयल्स आपके विजेता रहा था। उसके बाद देखिए जो 15वां आईपीएल है, 15वां आईपीएल, इसका विजेता कौन रहा था? तो गुजरात टाइटंस इसका विजेता रहा था। और जो आपके 16वां संस्करण है, इसका आयोजन अभी किया जा रहा है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक बार आईपीएल किस टीम के द्वारा जीता गया है?
तो मुंबई इंडियंस टीम के द्वारा जीता गया है, 5 बार जीता गया है। सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पर आपके चेन्नई सुपर किंग्स है, इसके द्वारा जो है 4 बार जीता गया है। और आपको याद रखना है कि फाइनल में जो चेन्नई सुपर किंग्स जो है 5 बार हार जाता है और 4 बार आपके फाइनल जीतता है। साथ ही आपको याद रखना है कि बीसीसीआई ने जो है आईपीएल 2023 के लिए हर्बालाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में 7 बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया गया है। बिग कैट्स में कौन-कौन आते हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ, पुयमा आदि आपके आते हैं, ठीक है? और इसका उद्देश्य क्या है? तो संरक्षण के लिए अस्थायी समाधान बनाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। उसके बाद समझिएगा टाइगर रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने टाइगर हैं? तो भारत में कुल आपके 3167 टाइगर हैं। और आपको याद रखना है कि ये 5वां एडिशन था, ये आपके 5वां एडिशन था। पहला एडिशन कब जारी हुआ था? तो पहला एडिशन 2006 में जारी हुआ था, ठीक है? 2006 में जारी हुआ था। और इस समय कितने टाइगर कुल थे? तो इस समय 1411 टाइगर थे, जबकि अभी जो है 3167 टाइगर हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ हुआ था और कहाँ से हुआ था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से हुआ था, ठीक है? और 2023 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के आपके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो टाइगर रिपोर्ट है कितने वर्षों में प्रकाशित होता है? तो हर 4 वर्षों में टाइगर रिपोर्ट आपके प्रकाशित होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो 53वां टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में जारी टाइम आउट द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 50 शहरों में मुंबई को कौन-सा स्थान मिला है? तो इसमें मुंबई को जो है 19वां स्थान दिया गया है। 19वां स्थान मुंबई को दिया गया है। जबकि पहला स्थान बर्लिन को मिलता है। बर्लिन को मिलता है, ठीक है? जर्मनी में स्थित है बर्लिन। दूसरा स्थान प्राग को मिलता है, चेक गणराज्य में स्थित है प्राग। प्राग को मिलता है, चेक गणराज्य में स्थित है, चेक गणराज्य में स्थित है। तीसरा स्थान टोक्यो को मिलता है, ठीक है? तीसरा स्थान टोक्यो को मिलता है। चौथा स्थान चौथा स्थान जो है कोपेनहेगन को मिलता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद समझिएगा ये आपके फ्रांस है। फ्रांस में जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस है। पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है, जो सी नदी किनारे स्थित है। और आपको पेरिस के बारे में ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है ई स्कूटर पर बैन जो है पेरिस के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में जो है ई स्कूटर पर बैन जो है पेरिस शहर के द्वारा लगाया गया है। उसके बाद समझिएगा नाटो, ठीक है? नाटो। नाटो में कितने मेंबर हैं? तो आपके 31 मेंबर हैं। और 31वां मेंबर कौन है? तो फिनलैंड है। नाटो के द्वारा हाल ही में एक अभ्यास किया जाएगा, उसका नाम क्या है? तो ओरियन 23 इसका नाम है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? जो आपके नाटो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है? और कुछ देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन आपके यहाँ पर नाम है। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया था नीचे, बर्लिन, प्राग, टोक्यो, कोपेनहेगन, ठीक है? साथ ही एक पॉइंट और भी याद रखिएगा यहाँ पर कि जो पोलैंड है, ये पोलैंड जो है, पोलैंड नाटो का पहला देश है जो लड़ाकू विमान दिया है। किसे दिया है? तो यूक्रेन को दिया है, ठीक है? नाटो का पहला कौन-सा देश जो है यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिया है? तो वो आपके पोलैंड है, ठीक है? वो आपके पोलैंड है। हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? जो लिगो वेधशाला है, ये कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किया गया है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के हिंगोली में। जो लिगो है इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, जबकि इंग्लिश में द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर समझिएगा कि लिगो क्या है? तो एक तरीके से एक वेव होता है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर एक तालाब है, ठीक है? तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हैं
तो देखते हैं एक आपको वेव उठेगा, इस तरीके से एक वेव उठते हुए आपको जाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो आपके ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत से आपके तारे, बहुत से आपके जो आकाशगंगे आपस में टकरा रहे हैं। तो उससे जो है लगातार जब टकरा रहा है तो एनर्जी निकल रहा है, ठीक है? उससे एक एक जो है तरंग निकल रहा है। तो उस तरंग को अध्ययन करने के लिए जो है, जो लिगो वेधशाला है, इसकी स्थापना किया जाएगा महाराष्ट्र के हिंगोली में। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और आपको ये भी याद रखना है कि जो वेधशाला होगा, किस आकार का होगा? तो एल आकार का होगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए एल आकार का वेधशाला होगा, इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये आपके महाराष्ट्र है, ठीक है? महाराष्ट्र के जो है हिंगोली में स्थापित किया जाएगा और जिस इलाके में इसे स्थापित किया जा रहा है, वो इलाका पूरी तरीके से भूकंप से सिक्योर है। माने वहाँ पर जो है भूकंप आने का ना ही चांस है, एकदम ज़ीरो बहुत ही कम चांस है, ज़ीरो नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही कम चांस है कि इस इलाके में आपके भूकंप आएगा। ये आपके महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, के बाद तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और आपके समुद्र में अरब सागर से लगता है, ठीक है? उसके बाद है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक है? शिंदे। और आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल का नाम क्या है? तो रमेश रमेश बैस, ठीक है? रमेश बैस आपके राज्यपाल का नाम है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो ये प्रयोगशाला है, कब तक बन के तैयार हो जाएगा? तो 2030 तक जो है बन के तैयार हो जाएगा, 2030 तक बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है प्रीवियस क्वेश्चन। हाल ही में बाघों की गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो भारत में कुल जो है 3167 बाघ हैं। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। और इसके बाद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दिया कीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।